नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज से 2 दिन बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होगा। पृथ्वी पर क्या संकट है, खासतौर पर जो पर्यावरणीय संकट है, इससे कैसे निजात पाई जाए, इसको लेकर चिंतन और जागरूकता होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है, गर्मी का मौसम है, फायर सीजन है, वन और वन्य जीवों का संकट है। ये संकट बीते कई सालों में लगातार बढ़ रहा है। इस बार शीतकाल में बारिश कम हुई है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हालात बिगड़ने का अंदेशा है। खास तौर पर पिछले साल यानी कि जो वर्ष 2024 में उत्तराखंड में जंगल की असुरक्षा की यानी कि जंगल में आग लगने की जो घटनाएं हुई वो चिंता पैदा करती है। न केवल वन बल्कि जन की भी क्षति हुई। 10 लोग इस दौरान मारे गए, उसमें बहुत सारे वन कर्मी भी थे। यानी कि चुनौती गंभीर है। वन विभाग किस तरह से उत्तराखंड के जंगलों को महफूज रखने के लिए प्रयास कर रहा है और क्या क्या चुनौतियां फायर के अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहे हैं और भी अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं को बताने के लिए उत्तराखंड के वन विभाग के प्रमुख डॉक्टर धनंजय मोहन साहब हमारे साथ हैं और स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस साल का जो फायर सीजन है उसका 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। इस अवधि में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो असली चुनौती है वो मई और जून के दौरान। इस चुनौती को कम नुकसान हो तो इमीडिएट उस पर कंट्रोल हो, इसके लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, खासतौर पर पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए? हाँ, तो आपने वनाग्नि की बात प्रमुखता से कही है और पिछले साल निसंदेह हमारे यहाँ वनाग्नि काफी ज्यादा थी, लेकिन इस साल हमने कई इस तरह के कदम उठाए हैं ताकि ये घटनाएं कम से कम हो और यदि हो भी तो इनका हम कंट्रोल जल्दी से जल्दी करें। तो कई नवाचार हमने किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहूँगा, हमारा जो वनाग्नि प्रबंधन है उसको मॉडर्न करने के लिए हमने पूरा ऐप आधारित प्रबंधन किया है और हमारे सभी जो कर्मी हैं फील्ड में, फॉरेस्ट गार्ड तक और साथ में जो वॉचर्स भी रहते हैं वो भी इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमने डेवलप किया है और जिससे उनको कहीं भी कोई अलर्ट होता है जो सैटेलाइट के माध्यम से मिलता है उसकी त्वरित जानकारी मिलती है लोकेशन के साथ और वे इमीडिएटली उसकी तरफ चले जाते हैं और चाहे वो प्रभागीय स्तर पे हो चाहे वो मुख्यालय स्तर पे देहरादून में हो, हमें सब पता चलता है वहां पे कि कब हमारे लोग वहां पहुंच गए हैं, कब उन्होंने आग पे कंट्रोल कर लिया है। तो इस तरह की जानकारी पहले हमें इतनी सहजता से नहीं मिलती थी, ना फील्ड को मिलती थी ना हमें मिलती थी। तो हमारा रिस्पांस टाइम निसंदेह इससे कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया है अपने मुख्यालय में, जहां पे लगातार हमारी टीम पूरे राज्य पे नजर रखती है और उसका लगातार अनुश्रवण करती रहती है। इसके अलावा जो मुख्य चीज है कि आग कम से कम लगे, और आग सभी जानते हैं कि मानवीय कारणों से ही लगती है और स्थानीय लोग ही अधिकांशतः इसके पीछे होते हैं। कई बार पर्यटक भी होते हैं, लेकिन ज्यादा आग जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही लगाई जाती हैं, कई बार जानबूझ के, कई बार गलती से। तो लोगों को इसमें और अधिक जोड़ने के लिए भी हमने बहुत सारे जो है प्रचार प्रसार के कार्यक्रम, 1 नवंबर से ही शुरू हो जाता है हमारा एक कार्यक्रम। 5,000 से अधिक कार्यक्रम हमने पूरे राज्य में किए हैं, जिसमें करीब 1.25 से 1.5 लाख लोगों ने सीधे प्रतिभाग किया है। उसके अलावा जो मीडिया के माध्यम से होता है उसका रीच तो और ज्यादा होता है। और साथ ही हमने एक जो नवाचार किया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां स्थानीय लोगों ने कुछ अद्वितीय कार्य किया है वन अग्नि प्रबंधन का, वहां दूसरे क्षेत्रों से ग्रामीणों को ले जाएं। और इसमें हम विशेष तौर पे शीतला खेत क्षेत्र जो अल्मोड़ा का है, जहां बहुत ही बेहतर काम हुआ है 1 दशक से अधिक समय से और जिसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं, वहां पे हम करीब 1200 ग्रामीणों को लेके गए हैं पूरे प्रदेश से ग्रुप्स में, ताकि वो स्वयं देखें कि उनके साथी किसी क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं और उससे कुछ सीख लें, अपने क्षेत्रों में भी कुछ उस तरह के प्रयास करें। इसके अलावा हमने एक और कार्य किया जो हमारा मौसम विभाग है, IMD,
उसके साथ हमने एक एमओयू किया कि हमें कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट जिसका हमें फायदा हो वो हमें प्राप्त हो। तो वो इस तरह की रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं, हर हफ्ते तक का प्रोडिक्शन हमें दे रहे हैं, डिटेल्ड प्रोडिक्शन। इवन हमारी फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम का एक टेक्निकल तरीका होता है, वो भी कैलकुलेट करके हमको दे रहे हैं वो, जिससे हम बेहतर तैयार होते हैं आगे आने वाले एक हफ्ते के अंतराल के लिए। तो ये भी है। एक और चीज जो, क्योंकि हमारे प्रदेश में चीड़ वन बहुत हैं और सभी जानते हैं कि चीड़ पिरूल जो कि अप्रैल मई जून में मुख्यतः गिरता है, ज्यादा मई जून में, तो वो बहुत ज्वलनशील होता है और इसके कारण भी बहुत आग लगती है। तो इसके बेहतर प्रबंधन के लिए हमारी सरकार ने कई वर्ष पहले चीड़ पिरूल इकट्ठा करके लाने वाले ग्रामीणों को, स्वयं सहायता समूहों को 3 रुपए प्रति किलो पे भुगतान किया जाता रहा है। लेकिन इस बार हमारी सरकार द्वारा एक अभूतपूर्व कदम लेते हुए इसको 3 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कर दिया गया, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हमारा पिरूल कलेक्शन अच्छा होगा और स्थानीय लोगों को एक तरफ कुछ आजीविका भी मिलेगी और दूसरी तरफ हमारे वन जो हैं उसमें जी ज्वलनशील क्षेत्र, और ये कलेक्शन लोग जो हैं वो आमतौर पर सड़कों के किनारे, बटिया के किनारे सबसे पहले करते हैं और वहीं से आग सबसे ज्यादा लगती है। तो इससे भी उम्मीद है कि आग की घटनाओं में कमी आएगी और हर तरह का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ नवाचार हैं जो इस बार हमने किए हैं, बाकी हमारा नया वनाग्नि प्रबंधन का कार्य हमारा हमेशा से चलता आ रहा है। और एक चीज मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो हम लोग कहते हैं वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वो थोड़ा सही नहीं है। वनाग्नि का अगर आप पैटर्न देखें तो इसमें साइकिल्स होती हैं, हर 3-4 साल में एक बड़ा अग्नि का ईयर आता है जब घटनाएं ज्यादा होती हैं, फिर वो कम हो जाता है, फिर 2-3-4 साल में फिर बढ़ता है। तो एक साइक्लिक होता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो लगातार बढ़ रहा है। इस साल अभी तक की जो हम देखें तो घटनाएं काफी कम है अन्य वर्षों के मुकाबले, और अगर हम पूरे देश का आंकड़ा देखें तो हमारा कुछ 18वां 17वां 18वां 19वां नंबर चल रहा है राज्यों में, तो हम बहुत नीचे हैं। और हमारे नीचे ज्यादातर जो राज्य वो बहुत छोटे छोटे हैं, दिल्ली, गोवा, सिक्किम, इस तरह के राज्य जिनका क्षेत्रफल ही बहुत छोटा है। तो बड़े राज्यों में हम बिल्कुल नीचे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रयास हम कर रहे हैं और जो आम जनमानस हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे आगे आने वाले जो बचे हुए 2 महीने हैं हमारे वनाग्नि काल के, उसमें भी हम वनाग्नि पे अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने एक जो शुरू में बात कही थी पृथ्वी दिवस और जो वैश्विक चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये एक बहुत विकराल समस्या है जो कि एक वैश्विक समस्या है। कंजम्पशन या कार्बन उत्सर्जन अमेरिका में हो रहा होगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। मैं अमेरिका केवल एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, किसी अन्य देश में हो रहा होगा और प्रभाव पूरी दुनिया को। तो इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी याद दिलाना चाहूंगा जिसका काफी चर्चा साल भर पहले काफी था, साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, मिशन मेरी लाइफ। और वो क्या है, वो कैसे हम अपनी जीवन शैली में ये कोशिश करें कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, हमारी जीवन शैली सिंप्लीफाई हो। तो उससे क्या है ये, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान को कंट्रीब्यूट करना है, तभी हम इस पे विजय पा पाएंगे। यदि हम अपना कंजम्पशन इसी रफ्तार से बढ़ाते रहे तो समस्या विकराल होती जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री की जो पहल थी 2023 में, जो बड़े जोर शोर से शुरू हुई थी, मिशन मेरी लाइफ, उसका यही संदेश है कि कैसे हम अपने आम जीवन को थोड़ा सिंपल करें, जो पृथ्वी पे हमारा दबाव है उसको जहां यथासंभव कम कर सकें, तभी कुछ उम्मीद है। बाकी ये समस्या तो बहुत विकराल है। आपने जैसा कहा कि मानवीय लापरवाही, इंसानी चूक और चीड़ है आग लगने के प्रमुख कारण है। क्या पिरूल का कोई और उपयोग वन विभाग की ओर से कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि उसको उद्योग, लघु उद्योग के रूप में, कारोबारी रूप में उसका यूज हो सके, चाहे वो फैक्ट्रीज के जरिए, रोजन फैक्ट्री, या चाहे वो जैसे भिंगलाड़ा में एक ब्रिकेट्स बन रही है, तो इस तरह की कोई प्लानिंग है, कोई नीति पर बात हो रही है? देखिए, हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं कि चीड़ पिरूल का कोई बेहतर इस्तेमाल होता रहे। पहले इससे बिजली बनाने का भी कार्य शुरू किया गया था, वो लेकिन उतना अच्छा नहीं चल पाया। लेकिन ये जो ब्रिकेट्स वाला काम है, अभी हमारे प्रदेश में 6-7 यूनिट चल रही हैं। अल्मोड़ा में है, टिहरी में है और उत्तरकाशी में है, कई जगहों पे हैं, और यहाँ पे भी अब भिंगराना में शुरू हो गई है। इसके भी मल्टीपल फायदे हैं। देखिए, एक तो चीड़ पिरूल उठ गया जंगल से तो आग की घटना कम होगी। दूसरा, ये ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है। जो हम ट्रेडिशनल फ्यूल कोयला या उसमें इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा, उससे बेहतर है पर्यावरणीय नुकसान के हिसाब से देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका।
तो इसको बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम लगातार जो पोटेंशियल एरियाज हैं उनके साथ लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन जो इस तरह के चीजों को में आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की यूनिट्स और ज्यादा लगे। साथ ही जो बड़े कुछ वो हैं जैसे एनटीपीसी, पिछले साल एनटीपीसी ने काफी पिरूल हमारा नैनीताल जिले से उठाया और अपने बॉयलर्स में इस्तेमाल किया। हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भी टच में हैं, वो इसके माध्यम से कुछ एडवांस फ्यूल्स वगैरह बनाने के कोशिश, तो हम काफी कोशिश कर रहे हैं। बाकी ब्रिकेट्स का काम तो चल पड़ा है, अन्य भी हम जरिए देख रहे हैं कि कैसे चीड़ पिरूल का और बेहतर इस्तेमाल करें और ये जो बायोमास है जो कि हमारा फायर हैजार्ड भी है, उसका बेहतर इस्तेमाल करके लोगों को आजीविका भी मिले और हमें कोई अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिलें जिससे कि आपका पर्यावरण पे का नुकसान कम हो। साथ ही इसके आर्टिकल्स बनाने का कुछ वो भी भिंगराना के पास है कि कोई ट्राई कर रहा है जिससे इसके छोटे बर्तन टाइप के बनाना और इस तरह की चीजें आर्टिफैक्ट्स बनाना वो भी कर रहे हैं। तो तरह तरह की चीजें ट्राई की जा रही हैं क्योंकि एक ऐसा रिसोर्स है जो बड़ा रेडिली अवेलेबल है। तो वनाग्नि के अलावा एक और बड़ा खतरा जो जंगलों को लेकर है, मानव वन्य जीव संघर्ष। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले 4 सालों में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है और साथ में वाइल्ड एनिमल्स की भी मौत हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए किस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग? देखिए, यहाँ भी मैं छोटा सा आपको करेक्शन करना चाहूंगा। जो आपके लगातार बढ़ रही है, अगर आप आंकड़ा देखें तो बढ़ नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि स्टेबल है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंसानी जीवन से जुड़ा हुआ है, तो जब तक इस तरह घटनाएं होती रहेंगी, एक बहुत सीरियस मुद्दा है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दा है। और हम लगातार अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को इससे और अधिक बचा सकें। अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो अधिकांश जिलों में हमारे पास रिस्पांस टीम ही नहीं थी। आज लगभग सारे प्रभागों में हमारे पास रिस्पांस टीम है, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, ट्रैंकुलाइजिंग इक्विपमेंट है और जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं हम तुरंत अपनी टीम्स को भेजते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम ऐसे प्रॉब्लम एनिमल्स से डील कर पाए। इसके अलावा हम और भी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जो हमने दूसरे राज्यों से देखे, जिसमें हम लोगों को कैसे इन जंगली जानवरों के साथ एक तरह से सह अस्तित्व में रहें कि इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम जो यहाँ गुलदार जनित समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। गुलदार का बिहेवियर तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन क्या हम अपने बिहेवियर में ऐसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि ऐसी घटनाएं कम हो? छोटी सी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि अक्सर ये घटनाएं होती है जब शाम के समय बच्चे शौच के लिए या पेशाब करने के लिए घर से बाहर अंधेरे में जाते हैं और ऐसी घटना हो जाती है। तो एक छोटा सा करेक्शन करना है कि वो लोग अकेले जाए ही ना ऐसे में। दूसरी, हम अपने कुछ योजनाओं के माध्यम से ऐसे जो सेंसिटिव जगह यहाँ पे सोलर लाइट्स का प्रोविजन भी कर रहे हैं ताकि इस तरह के जो क्षेत्र होते थे जहां पे खतरा रहता था वहां पे इस तरह की घटनाएं कम हो, लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकें। टॉयलेट्स अब काफी बन गए हैं, उससे काफी बेहतरी हो रही है। तो ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, ग्रुप्स में जाएं, अभिभावक के साथ जाएं। तो एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं कई जिलों में जिसमें हम लोगों के साथ जुड़ के और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ती हैं और लगातार लोगों को हम इस दिशा में बताते हैं कि कैसे वो जिंदगी जिए कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो, ना हो या कम से कम हो। बाकी अगर ऐसी दुर्भाग्य से अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स, वो तुरंत मौके पे पहुंचती हैं और दे आर वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड। जो की चीज है हमारी ट्रेनिंग्स में हमने उसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग हो, चाहे फॉरेस्टर की ट्रेनिंग हो, सब में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और उससे डील करना, वो चीजें इंटीग्रल पार्ट बन गई हैं। तो इस तरह से हम कई कदम कर रहे हैं ऐसे ताकि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। पर्यावरण को बचाने में वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह, खासतौर पर रिमोट एरियाज में, लोग ये मानते हैं कि पर्यावरण वन विभाग विकास विरोधी है। खासतौर पर जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को नहीं मिल पाते हैं, सड़क से लेकर कई इसी मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में है, सिटकुल से लेकर रूप, तो उसको कैसे एक बीच का संतुलन बने कि पर्यावरण भी बचे और विकास भी हो? देखिए, ये एक थोड़ी भ्रांति है मैं कहूंगा। वन विभाग जो है ये कहीं भी इस तरह के विकास के कार्य होते हैं तो निसंदेह कुछ ना कुछ पर्यावरणीय
डैमेज होता है। और भारत सरकार द्वारा इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम बना है और उसमें कोई चीज प्रतिबंधित नहीं है, रेगुलेटेड है। उसका एक प्रोसेस और प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है और वन विभाग हमेशा तत्पर रहता है कि इसमें किसी तरह का वन विभाग के स्तर से विलंब ना हो। और यदि आप आंकड़े देखें तो वास्तविकता भी यही है कि वन विभाग के स्तर से डिले नहीं होती है। कई बार डिले जो होती है वो याचक विभाग की तरफ से होती है और एक गलत चीज प्रस्तुत की जाती है कि वन विभाग की वजह से चीज रुकी हुई है। ये एक प्रोसीजर है जो कि हमारे देश के अधिनियम के तहत किया जाता है और उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। और ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये एक अलग तरह की एक मैं कहूंगा एक भ्रांति है जो फैलाई जाती है कि वन विभाग काम रोक रहा है। वन विभाग केवल जो नियम है उनको फॉलो करने का एक प्रोसीजर के तौर पे कार्य करता है और इसमें सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। ऐसी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जितने भी बड़े केसेस होते हैं उसमें अंतिम निर्णय जो होता है वो भारत सरकार का होता है। ये वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनी हुई व्यवस्था है और प्रायः मैं देखता हूं कि इस तरह की सभी जो परमिशन है वो आती हैं भारत सरकार से भी और उसका एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अगर जो पर्यावरणीय लॉस होता है उसको कंपनसेट करने का भी प्रयास किया जा सकता है, किया जाता है और उसके माध्यम से हम जो पर्यावरणीय लॉस होता है उसको कम से कम न्यून करने का एक कार्य होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कंपनसेट हो जाती हैं चीजें, लेकिन उसको न्यून करने का एक पुरजोर प्रयास जरूर होता है। यूनिफॉर्मिटी की बात बार बार होती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड की। तो क्या उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन डिवीजन फॉरेस्ट के संदर्भ में हो सकता है? इस पर कोई विचार चल रहा है, इस पर कोई काम चल रहा है? देखिए हमारा राज्य जो है वन बाहुल्य राज्य है, तो एकदम वन डिस्ट्रिक्ट वन डिवीजन तो शायद एक ज्यादा बड़ी परिकल्पना होगी, लेकिन एक प्रयास चल रहा है डिविजन्स की बाउंड्रीज को रीअलाइन करने का, जिले के साथ कोटर्मिनस करने का। लेकिन यह है कि एक जिले में एक से अधिक डिवीजन जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये कि किसी डिवीजन का छोटा सा हिस्सा किसी और डिवीजन में चला जा रहा है, उन सबको ठीक करने का एक प्रयास चल रहा है। वो शासन में विचाराधीन है और मैं तो कहूंगा काफी अंतिम चरण में है, जिससे कि ये चीजें काफी हद तक हमारी सुलझेंगी। लेकिन चूंकि वन क्षेत्र ज्यादा है, वन विभाग के पास प्रदेश का करीब आधा हिस्सा सीधे नियंत्रण में है, बड़ा क्षेत्र है और ऐसा भी नहीं है कि इस क्षेत्र को हमको केवल दूर से देखते रहना, उसका एक एक्टिव प्रबंधन करना है। तो जितने भी एग्जीक्यूशन वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अक्सर डिवीजन वाला कंसेप्ट इसीलिए होता है, वो काम की अधिकता के हिसाब से डिविजन्स बनते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ बल्कि कुछ डिविजन जो पूर्व में बने थे सॉइल कंजर्वेशन और इस तरह के, उनको खत्म करने की बात है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पज से बने थे और ये कार्रवाई चल रही है, शासन में विचाराधीन है, लगातार इसमें मीटिंग्स हो रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही हम ये रियलाइन कर लेंगे।